गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम यू ऑल आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट्स को। तो जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा है, आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लिया और चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो बेटा, जब हम लाइफ प्रोसेसेस की बात करते हैं तो लाइफ प्रोसेस, ये जो वर्ड है लाइफ प्रोसेसेस दो वर्ड से मिलके बना है, जिसका पहला वर्ड है लाइफ और दूसरा वर्ड है प्रोसेसेस। लाइफ का मतलब होता है ज़िंदगी, जीवन, और प्रोसेसेस का मतलब होता है कोई प्रक्रिया, कोई चीज़ जिसको किया जाता है। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब है वो प्रोसेस जिसके बिना आपकी लाइफ नहीं चल सकती। अब ऐसे कौन कौन से प्रोसेस हैं जिनके बिना आपकी लाइफ नहीं चल सकती? खाना खाए बिना आपकी लाइफ नहीं चल सकती, सांस लिए बिना आपकी लाइफ नहीं चल सकती, जो आपने खाना खाया है उसको निकाले बिना, उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाले बिना भी आपकी लाइफ नहीं चल सकती। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जिनके बिना हमारी लाइफ नहीं चलती, उनको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट को। सबसे पहले इसमें लिखा है द फंडामेंटल लाइफ शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम ये सारी चीज़ें करते हैं। न्यूट्रिशन मतलब खाना खाते हैं, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेते हैं, एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो खाना हमने खाया वो जाता तो पेट में है लेकिन चाहिए तो पूरी बॉडी को होता है, तो पूरा शरीर, पूरी बॉडी उसको यूज़ करता है और इसको यूज़ करके ग्रो करता है, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये ऐसे प्रोसेस हैं जिनके बिना हमारी बॉडी में कुछ नहीं हो सकता। तो आज की जो वर्कशीट का टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। यानी कि न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड हमारी बॉडी में जाता है और बॉडी में फूड उन इंपॉर्टेंट चीज़ों में बदल जाता है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको चाहिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि न्यूट्रिशन का मोड कौन कौन सा होता है। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन बट इट इज़ फुलफिल्ड इन टू डिफरेंट वेज। अब क्या होता है कि इस दुनिया में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के न्यूट्रिशन का बेटा तरीका अलग अलग होता है। अलग अलग तरीके का मतलब क्या है कि दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं न्यूट्रिशन के बेसिस पे। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो लिखा भी है द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन बट इट इज़ फुलफिल्ड इन टू वेज। और टू वेज कौन कौन से हैं? ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है बाय इट सेल्फ। ऑटो मतलब हम कहते हैं ना ऑटोमेटिक, जो अपने आप हो जाए, और हेट्रो का मतलब होता है दूसरे पे हो जाए। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज in the form of CO2 and H2O, making food of its own by CO2, H2O and sunlight। अब आपने देखा होगा जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे जहाँ पे होते हैं वैसे होके वैसे ही रहते हैं, ना तो वहाँ से हिलते हैं ना कुछ करते हैं। उसका रीज़न ये है कि पेड़ पौधों को किसी भी तरीके के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो जो न्यूट्रिशन करते हैं उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि स्वयंपोषी पोषण। इसे हिंदी में कहते हैं स्वयंपोषी पोषण और वैसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं? ये करते हैं आपके ग्रीन प्लांट्स, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। दूसरी कैटेगरी है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो का मतलब होता है कोई और। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि हम या तो पेड़ पौधों से खाना ऑब्टेन करते हैं, या आप में से कुछ लोग चिकन खाते होंगे, मटन खाते होंगे, तो हम दूसरे जानवरों को खाते हैं, पर हम अपना खाना खुद नहीं बनाते। अब आप में से कई लोग कहेंगे नहीं सर, हमारे किचन में तो खाना बनता है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, आपके किचन में खाना बनता नहीं है, आपके किचन में खाना पकता है। खाने पकाने में और खाना बनाने में बहुत फ़र्क है। खाना पकाना हम स्वाद के लिए पकाते हैं, वरना आप चाहें तो कच्चा भी खा सकते हैं। बहुत सारे लोग कच्चे फल और कच्ची सब्जियां खाते हैं, और फल तो हम कोई भी नहीं पकाता, क्योंकि वो जो खाना होता है वो बनाया हुआ पेड़ों द्वारा होता है। हम तो सिर्फ उसका स्वाद बढ़ाने के लिए उसको चूल्हे में रखते हैं। ठीक है, अब आगे देखा है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट एंड द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो पेड़ पौधे कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में एनर्जी या ऊर्जा बनाते हैं। पेड़ जितनी वो यूज़ करना चाहें उसको यूज़ कर लेते हैं, जो बच जाती है उसको वो स्टार्च की अवस्था में सेव करके रख लेते हैं। अब बात करते हैं आगे, तो कैसे खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो मैं कहूँगा आप पिछले कई सालों से पढ़ रहे हैं।
फोटोसिंथेसिस की खास बात क्या होती है? ये होता है द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड देन कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस पेड़ पौधों द्वारा किया जाने वाला वो प्रोसेस है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ज़रिए वो अपना खाना बनाते हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये भी लिखा था ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड इन वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़। इसके अंदर ग्लूकोज बनता है और वो ग्लूकोज बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस बायोकेमिकल प्रोसेस इज ऑक्सीजन। और इसके अंदर जो वेस्ट निकलता है वो होता है ऑक्सीजन। अब वेस्ट ऑक्सीजन निकलता है, इसका क्या मतलब? आपने कई बार सुना होगा कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आप हैरान रह जाते हैं कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन कैसे छोड़ते हैं। बेटा, जब पेड़ सांस लेता है तो वो ऑक्सीजन ही सांस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ही एक वेस्ट की तरह छोड़ता है। लेकिन क्योंकि पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में एक गैस जो वेस्ट की तरह निकलती है वो ऑक्सीजन निकलती है। अब आप ये कह सकते हैं कि पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो बहुत कम होती है। इसीलिए हम कंपेयर करके ये कहते हैं कि पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। दूसरी चीज़, जो कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ते हैं उसको वो खुद ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खुद ही ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो फोटोसिंथेसिस करते हुए प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो आगे है रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए? 3 मेन चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीफ थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू ये प्लांट के अंदर, लीफ के अंदर जाता है। वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स, रूट्स से एब्जॉर्ब होता है। सनलाइट इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल, सनलाइट जो होता है उसको क्लोरोफिल जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। अगर आप ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में आपने देखा होगा C6H12O6, जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12 और O6। अब इस C6H12O6 को बनाने के लिए मुझे C चाहिए और O चाहिए। ये दोनों चीज़ें मुझे कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाती हैं आराम से। दूसरी चीज़ है वाटर। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। इसको कहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है? इसको रूट से एब्जॉर्ब किया जाता है। एंड यहाँ से मुझे मिलता है हाइड्रोजन। साथ ही साथ वाटर का फॉर्मूला होता है बेटा H2O। तो अगर वाटर से हाइड्रोजन को आप यूज़ कर लोगे तो जो बचेगा वो बचेगा ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन प्लांट में वेस्ट की तरह निकलता है जिसको हम यूज़ करते हैं। तीसरी चीज़ है सनलाइट। अब सनलाइट को कौन कौन पकड़ता है? क्लोरोफिल पकड़ता है, और ये सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड करती है फोटोसिंथेसिस के लिए। बेटा, किसी भी प्रोसेस को, चाहे वो हमारी दुनिया का कोई भी खाना बनाने के लिए भी आपको एनर्जी देनी पड़ती है। आप खाना पकाते हैं जब किचन में, तो अगर गैस का चूल्हा ना हो तो खाना पक ही नहीं सकता। उस एनर्जी, ऐसे ही सनलाइट को होने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी आपको, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए जो एनर्जी होती है वो सनलाइट से मिलती है। फिर आता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है। तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन स्पेशल ऑर्गेनल्स नोन एज क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है? ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं बेटा प्लास्टिड्स के अंदर। अगर आपने 9th क्लास याद हो तो आपने पढ़ा था कि प्लास्टिड्स में होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो वही प्लास्टिड्स के अंदर ये फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि ये इनके अंदर होता है क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया कि क्लोरोफिल चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि कितने स्टेप में फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होते हैं बेटा 3 स्टेप। पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और तीसरा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट इन ग्लूकोज। तो ये 3 स्टेप है। पहले स्टेप में एनर्जी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, दूसरे स्टेप में इस एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी को वो यूज़ करता है, और तीसरे स्टेप में वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि एनर्जी या फूड बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके, रिडक्शन करके, मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन जोड़ के। दीज स्टेप्स डू नॉट टेक प्लेस one after the other immediately. For example, desert plants take up carbon dioxide at night and appear and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by chlorophyll during the day. अब इस पूरी दुनिया के प्लांट अलग अलग तरीके से इस काम को करते हैं। कुछ प्लांट तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, और इन स्टेप्स को कई हाई-फाई बुक्स को अगर आप पढ़ेंगे तो उनमें फोटोसिंथेसिस को वो 2 स्टेप्स में बांटते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन वो जो लाइट की प्रेजेंस में होगा, और डार्क रिएक्शन वो जो लाइट की एब्सेंस में होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं इसके।
पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखते हैं आंसर। आपकी स्क्रीन पे आपको आंसर दिखेगा। आज मैंने बिल्कुल तरीके से आपको आंसर्स दिखाए हैं। तो सबसे पहला ये आपका पहला जो क्वेश्चन है, ये आपका आंसर नंबर 1 है और ये आपका आंसर नंबर 2 है। तो आंसर नंबर 1 है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। डिफरेंस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ आपको आंसर लिखा है कि ऑटोट्रॉफिक में खाना जो है वो खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉफिक में दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक में कार्बन क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि खुद खाना बनाना है। हेटरोट्रॉफिक में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऑटोट्रॉफिक कौन कौन करते हैं? ग्रीन प्लांट्स करते हैं, कुछ बैक्टीरिया करते हैं। और हेटरोट्रॉफिक में जो ऑल एनिमल्स एंड फंगस जो होती है वो हेटरोट्रॉफिक होती है। अब ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं वो खाना जनरली दिन में बनाते हैं क्योंकि लाइट के बिना खाना नहीं बन सकता। हेटरोट्रॉफिक का क्या है, हम तो रात को 2 बजे भी खाना खा लेते हैं। मुझे कई बार भूख लगती है रात को 2 बजे तो मैं खाना खा लेता हूँ। 2 बच्चों के बारे में मैंने आपको बताया था, याद होगा अगर आपको। मैं उम्मीद करता हूँ आपने उन दोनों बच्चों का वीडियो देखा होगा, उस चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा। उन्होंने कुछ नए वीडियोज़ और डाले हैं, तो देखना उन और वीडियोज़ को जाके भी, और उनको भी सब्सक्राइब करना। हम अभी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आज का, जो कि है एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स मेक देयर फूड एंड ऑल्सो राइट इट्स बायोकेमिकल रिएक्शन। तो वो कहते हैं कि प्रोसेस बताओ जिससे ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना बनाते हैं। तो बेटा लिखा है उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू बिल्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कि सिंपल शुगर्स। दीज शुगर्स कैन बी यूज लेटर फॉर एनर्जी एज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। और केमिकल रिएक्शन भी लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स शुगर प्लस ऑक्सीजन। शुगर की जगह आप कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हैं, पर कार्बोहाइड्रेट शुगर एक ही बात होती है। तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया। डायग्राम के साथ आपको पूरी चीज़ समझाने की कोशिश की गई है आज। कर लीजिए 2 आंसर्स को नोट डाउन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 3 सेकंड का टाइम दूंगा, फिर स्लाइड चेंज कर दूंगा। चलिए, आपने नोट डाउन तो कर ही लिया होगा मेरे हिसाब से। अब तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड हाउ आर दे हेल्पफुल इन दिस प्रोसेस। तो रॉ मटेरियल्स कौन से होते हैं? रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस आर ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग वे। कैसे मिलते हैं? पहला स्टेप होता है CO2 इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम एयर बाय स्टोमेटा। इन एक्वेटिक प्लांट CO2 इज डिजॉल्व्ड फॉर्म इज टेकन आउट बाय वाटर। तो पहला स्टेप हो गया कि CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया। दूसरा है वाटर इज टेकन बाय सॉइल विच इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। तो वाटर जो है रूट एब्जॉर्ब करती हैं। एंड एक्वेटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब इट डायरेक्टली फ्रॉम सराउंडिंग्स। तो बेटा देखो वाटर कहाँ से ऑब्टेन किया, और लाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सन। तो तीनों स्टेप्स मैंने आपको तीनों बता दिए कि किस तरीके से ये ऑब्टेन करते हैं। ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखिए फोर्थ और फिफ्थ दोनों यहाँ पे है। फोर्थ आंसर ये रहा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स लिख दिया गलती से, ये होना चाहिए प्लास्टिड्स। तो ये होना चाहिए प्लास्टिड्स, और प्लास्टिड्स के आगे ब्रैकेट में आप लिखिएगा क्लोरोप्लास्ट, जहाँ ये बनता है। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था कि फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स लिखने हैं। तो हमने लिख दिया द प्लांट ड्रॉज अप वाटर थ्रू द रूट्स। सबसे पहले प्लांट्स रूट्स से वाटर को ऊपर लेता है। द लीव्स टेक इन CO2 फ्रॉम द एयर, और पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। द लीव्स ट्रैप एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से एनर्जी को अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। द प्लांट्स यूज द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू टर्न वाटर H2O एंड CO2 इंटू शुगर एंड ऑक्सीजन। द प्लांट रिलीज ऑक्सीजन इंटू देयर, द प्लांट यूज द शुगर फॉर ग्रोथ। तो ये 6 स्टेप्स मैंने आपके लिखे हैं कि फोटोसिंथेसिस के कौन से होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको 6 के 6 स्टेप्स दिख रहे होंगे। नहीं दिख रहे हो तो थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके जूम कर लेना, और टेंशन मत लेना, कन्फ्यूजन में मत आना। ले लीजिए 2 मिनट। तो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, 3-4 सेकंड में मैं इसको चेंज कर दूंगा। चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। आपकी आज की अगली वर्कशीट जो है मैथ्स की, और टॉपिक है प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT एंड रिवर्स। तो BPT आपको पता ही है क्या होती है, नहीं पता है तो बता देते हैं आपको BPT क्या होती है। BPT एक थ्योरम है बेटा, जो हमें बताती है कि किस तरीके से एक ट्रायंगल के अलग अलग पार्ट्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं।
टीचर, लेट्स डू एन एक्टिविटी इन द गिवन ट्राइंगल ए बी सी. ए बी इज़ 4 सेंटीमीटर, तो ए बी जो पूरा है वो 4 सेंटीमीटर एंड ए सी 6 सेंटीमीटर. एंड 3 पैरेलल लाइंस कट ए बी एट पॉइंट्स पी क्यू एंड आर. तो ए बी को काटा पॉइंट पी क्यू आर पे. आपको दिख नहीं रहा होगा, ये पी है जहाँ मैंने पेन लगाया हुआ है, निशान लगाया हुआ है, ये क्यू है और ये आपका आर है. और दूसरी साइड इन सच अ वे दैट ए पी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू आर पी. यानी ये ए पी, ये पी क्यू, ये क्यू आर और ये आर बी आपको इक्वल लग नहीं रहा, लेकिन ये इक्वल है. ऐसे ही ए सी को 3 पॉइंट्स पे काटा जाता है, एक्स वाई जेड. तो वो कहता है कि अगर ए एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई जेड इज इक्वल टू जेड सी है, तो ए पी बाई पी बी यानी कि ए पी बाय पी बी बराबर है ए एक्स बाई एक्स सी, ए एक्स बाई एक्स सी. क्या ये होगा? तो गौरव कहता है कि भैया होगा और इसका आंसर 1/3 होगा. बट आई थिंक दिस इज़ BPT, प्लीज़ एक्सप्लेन इट. तो वो कहता है कि अगर ये एक पार्ट है तो नीचे देखो कितने पार्ट आ गए, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट. तो ये 1/3 हो जाएगा. बहुत सिंपल सी बात. लेकिन इसी सिंपल सी बात को थेल्स थ्योरम कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं. तो देखते हैं क्या कहती है BPT. पूरी BPT आपकी स्क्रीन पे ले आते हैं. तो अब आपको दिख रहा है प्रूफ ऑफ BPT या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ऑल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम. थेल्स की स्टेटमेंट कहती है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो. कहने का मतलब है कि अगर ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है, तो जितने रेशो में ए डी और डी बी कटा है उतने ही रेशो में ए ई और ई सी भी कटेगा. यानी कि ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी. ये जो प्रूव अगर आपने कर दिया तो इसी को कहेंगे कि ये थेल्स थ्योरम है. तो हमने लिखा कि एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, अ लाइन पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई. तो ये ए बी सी ट्राइंगल में बी सी जो लाइन है इसके सामने एक लाइन ली हमने डी ई, ठीक है, और हमने कहा कि डी ई पैरेलल है बी सी के. हमें प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी. कंस्ट्रक्शन है जॉइन बी ई, तो बी ई को जॉइन किया एंड सी डी को जॉइन किया एंड देन ड्रॉ डी एम पैरेलल ए सी, और फिर डी एम पैरेलल टू ए सी बनाया एंड ई एन पैरेलल टू ए सी. ये जो ई एन है ए सी के पैरेलल इसे बनाया. ए डी ई ट्राइंगल का एरिया निकाला. क्या होता है ट्राइंगल ए डी ई कौन सा है? ए डी ई ऊपर वाला ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ इंटू बेस हो गया इसका ए डी और हाइट हो गई ई एन. ऐसे ही ट्राइंगल बी डी ई का एरिया निकाला, तो बी डी ई इसका एरिया निकाला, इसका भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा. क्योंकि ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, 90 डिग्री से बड़े एंगल वाला ट्राइंगल है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो इससे बाहर गिरेगा. तो परपेंडिकुलर इसका ई एन है, तो इसका एरिया हो गया हाफ इंटू ई सी इंटू ई एन, सॉरी हाफ इंटू ए ई, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम. अब हमने क्या किया इसके बाद, ध्यान से देखिए. पहले बी डी ई का एरिया निकाला, फिर ए डी ई का एरिया निकाला और इनको डिवाइड कर दिया, ए डी ई अपॉन बी डी. इससे क्या हुआ, ई एन से ई एन कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया. तो आपके पास एरिया ए डी ई अपॉन एरिया बी डी ई का क्या आ गया, ए डी अपॉन डी बी. देखिए ए डी अपॉन डी बी, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1. ऐसे ही अब ट्राइंगल ए डी ई के एरिया को ट्राइंगल डी ई सी से कंपेयर किया और बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करके हमारे पास यहाँ से आ गया ए ई अपॉन ई सी. अब अगर ध्यान से देखें तो ट्राइंगल बी डी ई और ट्राइंगल सी डी ई बराबर होंगे, क्योंकि इनके नीचे की लाइन भी वही है, इनका बेस भी वही है, और सेम बेस पे बने हुए ट्राइंगल्स इक्वल होते हैं. जिससे हमारे पास ये आ गया कि ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी. तो अगर ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी के बराबर है तो उसको बढ़ा के हम ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी भी लिख सकते हैं. ये आपकी प्रूव हो गई थेल्स थ्योरम. थेल्स का एक कन्वर्स भी होता है, जिसे हम कहते हैं रिवर्स ऑफ BPT. ये क्या होता है, ये होता है इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. इट मीन्स दैट इन अ ट्राइंगल ए बी सी इफ साइड्स आर इन रेशियो ए डी अपॉन डी बी एंड ए ई अपॉन ई सी देन डी इज़ पैरेलल टू बी सी. जैसे पिछले वाले केस में हमने जो देखा था तो हमें पैरेलल दिया हुआ था और रेशियो हमने निकाला था. तो अगर हमें रेशियो पता है
कि इक्वल है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि लाइन पैरेलल होगी। एक एग्जांपल इन्होंने लिया है, इसमें उन्होंने कहा कि AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, यानी AD अपॉन DB और AE अपॉन EC है। वैल्यू साफ नहीं दिख रही, लेकिन सिंपल सा तरीका ये होता है कि दिस साइड अपॉन दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, यानी AD की जो भी वैल्यू है x अपॉन में DB की जो भी वैल्यू है 3x + 4 बराबर होगा AE की वैल्यू x + 3 और EC की वैल्यू 3x + 19 इक्वल टू x इक्वल टू यहाँ से सॉल्व करके 2 आ जाएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने हमें सॉल्व करने के लिए कहा है, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने आपके साथ ही करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैंने बड़ा कर दिया क्वेश्चन को ताकि आपको भी साफ साफ दिखे। वो हमें कह रहा है क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए कि भाई आपके सामने एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल को आपको सॉल्व करना है, तो हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। डायग्राम आपके सामने है, सॉल्व करते हैं सीधे सीधे इसको। ये आ गया पेन। अब हमारे को पता है कि ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड बराबर होती है ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड, यानी AD, एक स्टेप का क्वेश्चन है बेटा, अपॉन DB बराबर होगा AE। पेन को पता नहीं क्या हो गया आज, अपॉन में EC। वैल्यू पुट कर देते हैं। AD की वैल्यू क्या है, AD की वैल्यू है x अपॉन में DB है 7.20 इज इक्वल्स टू AE है 1.8 अपॉन में EC है 5.4। तो ये हो जाएगा बेटा सीधे सीधे 7.2 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था इसको वहाँ ले जाता हूँ दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1.8 इंटू 7.20 अपॉन 5.4। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा सीधे सीधे 2.40 सेंटीमीटर। ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मैथ्स का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इजी, कुछ भी खास नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। मैं ऐसा कहूँ कि बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था। आपने नोट डाउन भी कर ही लिया होगा साथ साथ। आगे बढ़ते हैं आज की अगली वर्कशीट पे। तो आपकी अगली वर्कशीट आज की हिंदी की है, और हिंदी में आज जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं वो है लखनवी अंदाज। फटाफट रीड करते हैं। निम्नलिखित अंश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। लखनवी अंदाज पाठ यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग्य है। व्यंग्य का मतलब होता है मजाक उड़ाना। आप भी एक दूसरे का बहुत मजाक उड़ाते होंगे। मजाक उन बच्चों ने भी आपस में एक दूसरे को उड़ाया। आप कहेंगे किन बच्चों ने? जो मैंने आपको वीडियो पिछली क्लास में देखने के लिए कहा था, आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा। दोबारा से डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, एक बार चेक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप देखते रहो कि छोटे छोटे बच्चे कैसे कैसे मस्ती करते हैं। तो व्यंग्य साहित्य की एक विधा है जिसमें मजाक मजाक में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती हैं और सामने वाले या सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता। प्रस्तुत व्यंग्य पाठ में पतनशील सामंती समाज वर्ग पर कटाक्ष करते हुए लेखक ने कहा है कि यह वर्ग वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। लेखक ने इसे परजीवी संस्कृति कहा है। इस पाठ में लेखक ने लखनऊ के एक नवाब की दिखावटी जिंदगी को वर्णन किया है, जो रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं, समय बिताने और शौक के लिए खीरा खरीदते हैं और सामने बैठे लेखक से खीरा खाने के लिए पूछते हैं। लेखक के मना करने पर उसी खीरे से को धोते हैं, पोंछते हैं, करीने से काटते हैं, फिर जीरा नमक मिलाकर मिर्च छिड़कते हैं, पुनः लेखक से लेने का आग्रह करते हैं। लेखक पहले इनकार किए जाने के संकोच वश मुंह में पानी आने के बावजूद भी दोबारा मना करते हैं। नवाब साहब खीरे को के एक एक फाँक को उठाकर मुंह के पास ले जाते हैं और नाक से सूंघते हुए खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो लखनवी नवाब जो थे सिर्फ दिखावे के लिए उन्होंने उस खीरे को लिया, उनको वो खीरा खाना नहीं था। ठीक है, तो अब क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न है कि व्यंग्य किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषता है। तो बेटा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे इसका आंसर मिल जाएगा कि व्यंग्य क्या होता है, वैसे किसे व्यंग्य कहते हैं। तो ये लिखा है कि व्यंग्य साहित्य की एक विधा है जिसमें मजाक मजाक में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती हैं और सामने वाले को, सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता। ये आपका प्रश्न पहले का उत्तर है। दूसरा प्रश्न देखते हैं अब। दूसरा प्रश्न है कि लेखक ने परजीवी संस्कृति किन लोगों के लिए कहा है।
परजीवी संस्कृति का उपयोग उसने किया था। तो लेखक ने किसके लिए परजीवी संस्कृति का उपयोग किया है? तो उन्होंने कहा है प्रस्तुत व्यंग्य, इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं ताकि आपको भी ध्यान रहे। प्रस्तुत व्यंग्य में पतनशील सामंती समाज वर्ग पर कटाक्ष करते हुए लेखक ने कहा है कि ये वर्ग वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। लेखक ने इसे परजीवी संस्कृति कहा है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने ऐसा क्या किया जिसे आप दिखावे की प्रकृति कहेंगे? तो पूरा किस्सा है नवाब साहब का। तो बेटा क्या किया नवाब साहब ने? तो इसमें सीधे सीधे जो तीसरा प्रश्न आएगा उसका उत्तर आएगा यहाँ से कि यहाँ से। इस पाठ में लेखक ने लखनऊ के एक नवाब की दिखावटी ज़िंदगी का वर्णन किया जो रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं, समय बिताने और शौक़ के लिए खीरा खरीदते हैं और सामने बैठे लेखक से खीरा खाने के लिए पूछते हैं। लेखक के मना करने पर उन्हें खीरे को धोते हैं, पोंछते हैं, करीने से काटते हैं, फिर जीरा और नमक मिर्च छिड़कते हैं और पुनः लेखक से लेने का आग्रह करते हैं। और इसके बाद एक लाइन छोड़ दो कि नवाब साहब खीरे के एक एक फाँक को उठाकर मुंह के पास ले जाते हैं और नाक से सूंघते हुए खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। तो ये उनकी जीवन शैली है। ये तीसरा उत्तर है आपका। ये उनकी जीवन शैली है कि वो दिखावे के लिए खीरा खरीदते हैं, उन्हें खीरा खाना नहीं होता। तो बेटा आज की जो पूरी वर्कशीट है उसमें 3 आंसर ही हैं और तीनों आपके सामने हैं। तो इन तीनों आंसरों को पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं चौथे प्रश्न की तरफ मूव करूँगा सीधा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अब तक नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं इस वर्कशीट को अब चेंज कर रहा हूँ आगे की तरफ। 3, 2, 1 बदल दी। चौथा प्रश्न है कि जीवन में दिखावेपन की मानसिकता का कोई एक उदाहरण देते हुए अपने अनुभव लिखिए। तो देखिए मैंने लिखा है कि प्रदर्शन की लालसा या प्रवृत्ति ये हर मनुष्य के व्यक्तित्व का एक खास पहलू होता है। मैं इसे एक हानिकारक कमजोरी के रूप में देखता हूँ क्योंकि मानव समाज की कोई समस्या का मूल इसी में देखा जा सकता है। उदाहरण मैंने दिया है, हमारे समाज में संपन्न व्यक्तियों के यहाँ तड़क भड़क के साथ विवाह रचे जाते हैं, दूसरों को अपनी हैसियत और कौशल दिखा कर। देखा देखी में अन्य लोग भी ऐसा ही प्रदर्शन के चक्कर में पड़ जाते हैं, भले ही उनकी हैसियत कमज़ोर हो। ऐसे मौक़ों पर धन की जो बर्बादी होती है उसका समाजोपयोगी कार्यों में विनिवेश हो सकता है, परंतु ऐसा होता नहीं है। तो बेटा मैंने लिखा है, आप देखते हैं कि शादी ब्याह में किस तरीके से पैसा खराब होता है, उसको भी मैंने एक तरीके से दिखावे की संस्कृति लिखा है। तो बच्चों आपने आज की वर्कशीट पूरी देख ली। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वर्कशीट अच्छे से समझ भी आ गई होगी। तो अब आपसे अगली बार मिलेंगे अगली क्लास में, यानी कि कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।